नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका साधना मोरे मैडम कक्षा 9वीं पाठ वीरभूमि आपके लिए लेकर आई हूँ। वीरभूमि पर कुछ दिन। इनके रचनाकार है रुक्मिणी संगल। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। उनका परिचय है 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में है। ये परिचय है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन किया है इन्होंने। कृतियाँ देखते हैं। दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध इन्होंने प्रबंध लिखा है। ये गद्य संबंधी है, ये यात्रा वर्णन है। इससे अपने द्वारा किए गए किसी भी पर्यटन या अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का पूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। इस पाठ में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पाठ के जरिए हमें अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक धरोहरों की जो संपन्नता है वो संपन्नता लेखिका ने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। कि जैसे कि राजस्थान को एक वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश ऐतिहासिक धरोहर से संपन्न है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहलों और विशाल किलों से स्थापत्य कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। इस तरह यात्रा वर्णन में लेखिका ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहाँ की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। चलते हैं पाठ की तरफ। वीरभूमि पर कुछ दिन। रचनाकार है रुक्मिणी संगल। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। बठिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेंढता पहुँचे तो लगा फिर से हम पंजाब के आसपास तो नहीं आ गए, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगा। कि ऐसा लगा जहाँ जिस प्रकार पंजाब में खेत खलियान हम देखते हैं उसी प्रकार यहाँ भी उन्हें देखने को मिला। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यूँ भी सायंकाल हो चुकी थी। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए हम तैयार हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। राय का बाग क्षेत्र में स्थित है ये उम्मेद भवन विश्व का सबसे विशालतम भवन है। ये बनाया राजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उनका नाम उम्मेद भवन कहलाता है। छील के पास होने से छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण के लिए 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित हुआ है। इसमें ऐश्वर्य भी है। विशाल और आमोद प्रमोद के सभी साधनाएं यहाँ उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों का ये होटल के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता था। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप भी एक व्यक्ति या पर्यटक ने पिया तो कम से कम 1000 रुपये का खर्चा होता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बना गया है। इससे वहाँ के राजाओं की, उनके क्रिया कलाओं की, जो युद्ध कौशल्य में उन्होंने अनेक रचनाएं, जानकारियाँ अपने चित्रों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की है। भवन का मॉडल भी यहाँ प्रस्तुत किया है, क्योंकि भवन में घूमना यानी 343 कमरों में घूमना यह कोई
जोक नहीं है, इसीलिए भवन को एक मॉडल के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक जाती थी और वहाँ से जबरन उसे हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडवपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडवपुर का अपभ्रंश रूप मंडोर था और वहाँ बनाने वाला भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण देता है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी गहरी जान पड़ती थी। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हुए थे। उद्यान में प्रवेश करते हुए वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ दक्षिणा की आकांक्षा भी करते थे। रानी उद्यान की बाईं ओर और पहाड़ी की और एक चट्टान पर वहाँ कई वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई थी। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वहाँ के दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों में अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार पर परकोटे से घिरा हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। इसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई थी। इससे किले के भव्य प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल, फतेहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते शहर नीचे जाता है। इतनी ऊंचाई से ये बनाया गया है। हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य और मनोहर दृश्य यहाँ से बड़े ही मनभावन दिखाई पड़ता था। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। दीवारों पर जोहर करने वाली जो वीरांगना है के हस्तचिन्ह भी बनाए गए हैं। हम सबसे पहले जोहर के बारे में देखते हैं। जोहर उसे कहते हैं कि किसी राजा के युद्ध में हार जाने पर उसका राज्य पूरी तरह छिन जाता है, और राज्य पूरी तरह छिन जाना यानी पूरी तरह उसको उस राजा को मारना या उसको पूरी तरह हराना, यानी उसके जो स्त्रियां होते हैं या रानियां होते हैं उसको पूरी तरह दूसरों की गुलामी करवाना होता है। और इसी वजह से राजा के युद्ध में हार जाने वाले पर राजपूत स्त्रियां होती है, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सतीत्व बचाने के लिए दहकती आग में कूद जाती थी, उसी को कहते हैं जोहर। और उसी जोहर में किन किन रानियों ने अपनी सतीत्व को बचाने के लिए इस जोहर को अपना सब कुछ निछावर, अपना पूरा जीवन निछावर किया है, अपना जीवन समाप्त किया है। उसी जोहर में उनका अलग अलग प्रकार के जो हस्त चिन्ह है वो बने हुए थे। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन है, जैसे कि मोती महल है, फूल महल है, शीश महल है, दौलत खान है, फतेह महल है और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना है तो कोई दीवाने खास है, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी है थी, पेंटिंग्स दरिया भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक और महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक
पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहाँ चहाँ कर अपनी प्रसन्नता, सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। अलग अलग प्रकार की पंछियाँ यहाँ दिखने को मिलती हैं। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों को चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का जो सम्मान तथा उन्हें नमन करने का जो मन करता है, उनका जो अलग अलग प्रकार की जो कला है यहाँ मूर्ति कला में देख सकते हैं, जैसे कि चित्रकला में देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के हमें स्थापत्य कला में उन्होंने दिखाई पड़ती है। उनकी जो कला है, उनकी कला देखकर इनका नमन करने को दिल कहता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था, फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। जोधपुर में जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर होटल के स्वागत कक्ष में अधीन हो गए। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे जैसे निर्धारित समय का था उसी वैसे ही प्रकार पूर्व परिचित अतिथि का थोड़ी देर बाद नगर भ्रमण की व्यवस्था की गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेली। यहाँ 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी थे पटवा। उन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण किया था। एक निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों, स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों के पत्थरों से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे कलाकार, धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ में और मस्तिष्क में इतनी करिश्मा थी, जो करिश्मा से आज हमें सिर्फ देखने को मिला है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11 से 12 किलोमीटर दूर की रेत की चादर पर बसा हुआ है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया था। यहाँ कोई सारे रेगिस्तान जहाज, यानी रेगिस्तान जहाज इसको कहते हैं, ऊंट को कहा जाता है, अपनी सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज़ में यानी ऊंट पर सवार हो गए थे। सबसे पहली सवारी थी। डर भी लग रहा था और प्रसन्नता भी हो रही थी और उत्सुकता भी थी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु देखना। ऊंट की सवारी का ये पहला अनुभव था। ऊँटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी के हृदय गति जैसे धड़क रही थी, जैसे हमारी धड़क रही थी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊँट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ के रेत के मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग 5-7 उंगली नीचे धंसते जाते, पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में अपने आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय से खोए एकदम सीधे बैठे थे। देखते देखते हम सब अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट पकोड़े जैसे अन्य वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने की पूरी तरह मग्न थे। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन करके अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। देखते देखते चमकता हुआ सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैद भी कुल मिलाकर वह जन
सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा कर रहा था। जैसे कि महाकुंभ कहा जाता है, 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है नासिक में। उस नासिक में 12 साल में एक ही बार होता है, जहाँ से हर जगह जगह से साधु संत, हर हर जगह से लोग वहाँ उमड़ जाते हैं। हर तरफ चारों तरफ जहाँ जहाँ देखे वहाँ पूरे चारों तरफ इंसान ही इंसान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी दिखाई दे रहे थे, जैसे यहाँ कोई महाकुंभ है, उसी की याद हो रही थी। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। जो लगभग आधे फरलांग पहले गाड़ी थी, उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने रखा था। रात्रि भोज का भी प्रबंध रखा था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी और तीनों ओर दर्शकों की बैठने की व्यवस्था भी की गई थी और प्रस्तुत देखने वाले कलाकारों का मंच भी बनवाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वो अद्भुत थी। देश विदेश से प्रस्तुति देने वाले का यह संगम दर्शकों को मन विभोर कर रहा था। रात्रि के भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोज में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस थी, जैसा रुचे, जितना भी चाहे, जितना भी रुचे लीजिए, खुद जाइए, खुद खाइए और आनंद उठाइए। तो आनंद उठाकर तर्ज पर भोजन कर रहे थे सब लोग। जितने भी लोग यहाँ गंतव्य पर थे, कार्यक्रम देखते देखते भोजन कर रहे थे। इन सब स्मृतियों को साथ होटल में वापस आ गई। इन सभी स्मृतियों को लेकर साथ में हम होटल वापस आ गए। वहाँ से सामान उठा लिया, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर जैसे चित्तौड़ जाने की यात्रा हम कर रहे थे। 24 सितंबर के सायंकाल तक चित्तौड़ तक पहुँच चुके। चित्तौड़ का नाम आए तो चेतक का तुरंत एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने खुद के जीवन के अंत तक एक घोड़े ने, इंसान तो नहीं लेकिन एक घोड़े ने अपना स्वामी भक्त निभाते निभाते अपना जीवन को त्याग किया। उसी घोड़े का नाम महाराणा प्रताप सिंह का घोड़े का नाम था चेतक। वही चेतक के नाम से जाना जाता है ये चित्तौड़, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर वो जंगल में शरण लेनी पड़े, अपने परिवार, अपने बच्चों को भूखा रखना पड़ा और भूखा रखकर पूरे महलों को त्याग कर जंगल में अपने परिवार के साथ साथ विशाल धरती शैया को खुली नील गगन चादर रहा, पर कभी वो अंग्रेजों से हार नहीं मानी। ऐसी ही एक देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है जब हम चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। भामशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी, जितनी भी उन्होंने आज तक कमाई थी, उतनी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रखी थी। इसी शहर से मीरा जैसे कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी हुई थी। ये तो छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता है, त्याग है, भक्ति भाव से भरा दिखाई देता है। यहाँ के बंदिशों की सहजता, सरलता, भाईचारा सहज देखकर यहाँ के महापुरुषों की गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। यूँ इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होती है। दर्शनीय स्थलों का एक विशाल दुर्ग है, जिससे विषय में कहा जाता है गढ़ों में गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब गढ़ैया है। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, गोमुखी कुंड है, कालिका मंदिर है, पद्मिनी महल है, जोहर कुंड है, कुंभा महल है, जैन मंदिर है और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर के सभी
24 तीर्थकारों की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तीर्थकारों की अलग अलग ठिकानों पर प्रतिमा स्थापित दिखाई देती है, लेकिन यहाँ सभी जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकार है, उनके सभी के सभी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना राम गोपाल के किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े गेट से विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान में संयुक्त आक्रमण की जो सहायक विजय के रूप में बनवाया गया था। और यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने अपनी वीरांगना को साथ लेकर यहाँ जौहर की कहानी दर्शाई गई थी। यानी रानी पद्मिनी और अपनी वीरांगना को साथ लेकर यहाँ जलती हुई चिता में जलकर अपना सतीत्व, अपना चरित्र उन्होंने बचाया था, अपना पूरा जीवन यहाँ उन्होंने समाप्त किया था। यहाँ इसी तरह यहाँ महाराणा प्रताप यहाँ चित्तौड़गढ़ को भली भांति ये वीरों की वीरांगना और उनका जो कार्य किया है ये सब यहाँ दर्शाया गया है। राजस्थान में इन तीन शहरों में कहा गया है कि